तो हेलो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे संघर्ष के साथ कर रहे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं फिर वही अंदाज में भूगोल का क्लास, जो कि प्यारे बच्चों मैंने मिट्टी के बारे में पहले आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ा दिया है। उसके बाद जो है अब हम लोग मिट्टी को छोड़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का अगला टॉपिक क्या आने वाला है बच्चों? अगला टॉपिक हम लोग का आने वाला है भूमि। भूमि उपयोग को कितने वर्गों में बांटा गया है और भूमि को हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सारे उपयोग को करते हैं, लेकिन हम लोग कितने भाग में उसको बांट करके उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों मृदा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको आपके बुक में 6 मृदा के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बच्चों मृदा जो है ना, मृदा आपको 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो कि मैंने 6 मृदा के बारे में आप लोगों को बता दिया है, जिसमें लास्ट में मैंने पर्वतीय मृदा के बारे में बताया था, ठीक है। और बात किया जाए प्यारे बच्चों कि दो आखिर और कौन कौन से मिट्टी है, तो वह मिट्टी आपको हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा लवणीय, ठीक है, लवणीय लवणीय मृदा, ठीक है। और एक और हो जाएगा बच्चों पीट मृदा, ठीक है ना, पीट मृदा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात किया जाए लवणीय मृदा, तो यह जो होता है ना नमक युक्त मृदा होता है, ठीक है, नमक युक्त, है ना, नमक युक्त मृदा होता है, ठीक है। और पीट मृदा के बात में अगर बात किया जाए, तो पीट मृदा जो है कार्बनिक पदार्थों से बना होता है, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों से बना होता है, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। जो कहाँ पाया जाता है, तो दलदल में पाया जाता है, दलदल। ऐसे मिट्टी दलदली मिट्टी होती है ना, जिसको हम लोग पीट मिट्टी कहते हैं, पीट मृदा कहते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्राकृतिक संसाधन में भूगोल के बारे में जो मैंने लेकर आया है, बहुत ही शानदार ये टॉपिक होने वाला है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। तो हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन में पहले 2 क्लास क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये आज हम लोग का तीसरा क्लास होने वाला है, जो कि बच्चों यहाँ पे कह रहा ना कि प्राकृतिक संसाधन यानी संसाधन किसे कहते हैं, हमारे अगल बगल में जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, जिनको हम अपने साधन के रूप में यूज करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन के बारे में मैंने आप लोग को पिछला क्लास में बता दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज आपसे बता देना चाहता हूं कि शाम 8 बजे, है ना, शाम 8 बजे लाइव क्लास आप लोग अवश्य देखेंगे। और शाम 6 बजे, है ना, शाम 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आप लोग को मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। 5 दिन के अंदर में जो है ना, इसको क्लियर कर लिया जाएगा कि यह 6 बजे जाएगा आप लोग का क्लास या फिर 7 बजे जाएगा रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। 5 दिन के अंदर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बिना देरी किए। अगला हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, यहाँ पर कर भूमि उपयोग को निम्न वर्ग में बांटा गया है ना। अगला टॉपिक है कि भूमि उपयोग को कितने वर्गों में बांट करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांट कर, है ना जी, निम्न वर्गों में बांट कर और उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी लिख सकते हैं निम्न वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि इसको जो है ना 9 वर्ग में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। चलिए पहला इसमें का क्या हो जाएगा बच्चों, पहला क्या हो जाएगा जी, चलिए एक एक करके हम लोग सभी इसके वर्ग को देखेंगे कि उपयोग के आधार पर भूमि को किन किन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो जाएगा प्यारे बच्चों वन विस्तार, ठीक है, वन विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यानी जो कृषि के योग्य है ही नहीं, ठीक है ना, उसको कहते हैं कृषि अयोग्य
योग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि। अगला अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, अगला की अगर बात किया जाए तो अगला क्या हो जाएगा, गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि, गैर कृषि कृषि कार्यों में संलग्न भूमि है ना, गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि। ठीक है, उसके बाद आप लोग को हो जाएगा अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि, अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा पांचवा नंबर में, क्या हो जाएगा बच्चे, पांचवा नंबर में आपको हो जाएगा बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि है ना, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो गया ना, छठा नंबर देखिएगा, छठा नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कृषि योग्य बंजर भूमि जिनका 5 साल से उपयोग नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम जानते हैं क्या लिखेंगे, कृषि अयोग्य, इसको हम लिख देते हैं योग्य है ना, कृषि योग्य बंजर भूमि है ना, कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, जिसका जो है 5 वर्ष से, देखिए जिसका लगभग 5 वर्ष से उपयोग नहीं किया गया हो, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका 5 वर्ष से उपयोग नहीं किया गया हो, लगभग 5 वर्ष से। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बच्चों वर्तमान, यहाँ पे 7वां नंबर देखेंगे बच्चों, 7वां नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि। 8वां क्या हो जाएगा बच्चों, 8वां हो जाएगा वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त वह प्रतिभूमि जिस पर जहां 5 वर्ष से खेती न हुआ हो। फिर कह रहा है वही प्रतिभूमि 5 वर्ष से खेती नहीं हुआ हो है ना, नहीं हुआ हो। ठीक है, 9वां नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 9वां नंबर में आपको हो जाएगा शुद्ध बोया गया भूमि, शुद्ध हम ये लिख सकते हैं शुद्ध बोया भूमि है ना, शुद्ध बोया भूमि। देखिए एक एक के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग समझ लेंगे, हमें विश्वास है। ठीक है ना, देखिए वन विस्तार का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि वह भूमि जिस पर वन का विस्तार हो, जिस पर वन लगाए गए हो, चाहे वह प्रकृति के द्वारा हो चाहे मानव द्वारा वन को लगाया गया हो। ठीक है ना, अभी तो कोई वन लगा नहीं रहा है, लेकिन उसी को कहते हैं वन विस्तार। ठीक है, यहाँ पे कृषि अयोग्य बंजर भूमि है। ठीक है ना, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कृषि अयोग्य यानी जो कृषि के योग्य नहीं हो, जो बंजर हो। ठीक है ना, बंजर जिसको हम लोग क्या कहते हैं ना कि जंगल झाड़ी वाला भूमि, जो कृषि जिस पर अगर बो दिया जाता है तो क्या होता है कि उस पर कृषि होबे नहीं करता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि, जहाँ पे मकान वगैरह जो है ना, मकान वगैरह दुकान वगैरह जो खोल दिया जाता है ना, उसी को कहते हैं गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि, यानी कि कृषि को छोड़ करके दूसरा कोई उस पर गैर काम होता है। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि। ठीक है, उसके बाद अस्थाई चारागाह, अस्थाई चारागाह का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे पशु चारण के लिए कोई भूमि छोड़ दिया जाता है, जो सरकारी भूमि होता है, या फिर कुछ लोग जो है मिला करके भूमि को खरीद देते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों के पशु चरेंगे, उसको क्या कहते हैं, अस्थाई चारागाह, जिसको गोचर भूमि भी कहते हैं। जो पुराने समय में बहुत सारी गायें हुआ करती थी और गाय को ले जाकर वहाँ पे चराया किया जाता था, इसलिए उस भूमि का नाम गोचर भूमि, गाय चर भूमि यानी कि गोचर भूमि उसका नाम रखा गया है ना। उसके बाद है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, यानी कि बाग बगीचे जहाँ पे फूल लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बगीचे लगा दिए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है ना कि लोग जा करके गर्मी के दिन में वहाँ पे ठंडा में बैठते हैं, सोते हैं। ठीक है ना,
तो वहां पे उसको क्या कहते हैं, बाग बगीचे एवं उपवन भूमि, उपवन भी बगीचा को ही कहा जाता है। ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 साल से कृषि के योग्य है लेकिन उस पर कोई लफड़ा हो गया ना, कोई मान लीजिए कि कोई विवाद हो गया है तो उस पर जो है ना 5 वर्ष से लगभग खेती नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर भूमि है क्योंकि 5 वर्ष से उस पर खेती नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान प्रति भूमि। देखिए 1 साल से मान लीजिए कोई किसान होता है, उसके घर जो है घटना को घटना हो जाता है या फिर शादी विवाह कहीं पड़ जाता है तो उसका जो है ना यह धरती जो है 1 वर्ष तक लगभग उस पर खेती नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं वर्तमान प्रति भूमि, यानी वर्तमान से ही वह प्रति है। ठीक है ना, 5 वर्ष खेती नहीं हुआ है, उसके बाद 1 वर्ष इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसके चलते 5 वर्ष तक भूमि नहीं हुआ, सॉरी खेती नहीं हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे शुद्ध बोया भूमि, इसका मतलब जहाँ प्रत्येक साल खेती की जाती है उस भूमि में कृषि के लिए कोई समस्या नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध बोया भूमि, है ना। आया समझ में, इन सभी चीजों के बारे में आया समझ में। इसे 9 वर्गों में हम लोग बांट करके और पढ़ते हैं। ठीक है ना, भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में, यहाँ पे 9 वर्गों में, 9 भी लिख सकते हैं, 9 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में बेस्ट लिखेंगे, बेस्ट, अगर समझ में आ रहा होगा तब, अब भी बेस्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वीडियो पे आएंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, बिल्कुल। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगे आप लोग को देखने के लिए। आप लोग के परीक्षा में ऐसे ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते आ रहे हैं बच्चों, है ना। आइए आइए यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद कह रहा है भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। भूमि जो है क्या क्या कह रहा है बच्चों, भूमि उपयोग के भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक, ठीक है, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, है ना, निर्धारित करते हैं। ठीक है, निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, यहाँ के समझिएगा ध्यान से, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, यानी कि देखिए भूमि जो हम उपयोग करते हैं अपनी भूमि को, उसके लिए 2 प्रमुख कारक निर्धारित किया जाता है। वह 2 प्रमुख कारक है क्या, एक में हो जाएगा आपको भौतिक, है ना, एक में क्या हो जाएगा बच्चों, भौतिक कारक, है ना, भौतिक कारक। ठीक है, एक में हो जाएगा भौतिक कारक, 2 में हो जाएगा मानवीय कारक। ठीक है, मानवीय कारक, है ना जी, मानवीय कारक। ठीक है, मानवीय कारक। ठीक है ना, चलिए तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि भौतिक कारक किसे कहते हैं, मानवीय कारक किसे कहते हैं। एक तरह से देखा जाए बच्चों तो भौतिक कारक को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक। ठीक है ना, प्राकृतिक कारक भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे भौतिक कारक क्या क्या है, जैसे भू आकृति के आधार पर हम भूमि का क्या करते हैं कि उपयोग करते हैं। जैसे भूमि की आकृति कैसी है, मान लीजिए कि भूमि की आकृति जो है कहीं कहीं गोलीय बना करके खेती किया जाता है और कहीं कहीं आयताकार बनाया जाता है, कहीं कहीं तो ये होता है कि बहुत लंबा लंबा खेत को बना दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे जल जो है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह होता है, वहाँ पे क्या होता है कि खेतों को छोटे छोटे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि भू आकृति, भौतिक कारक में क्या हो जाएगा बच्चों, भू आकृति, है ना, भू आकृति। उसके बाद क्या हो जाएगा, जलवायु तथा मृदा, जलवायु तथा मृदा। ठीक है, देखिए वहां के भू आकृति को भी देखा जाता है कि यहाँ की भूमि की आकृति कैसी है। ठीक है, उसके बाद जलवायु तथा मृदा, जलवायु भी देखा जाता है कि देखिए कहीं कहीं होता है ना, जैसे मेघालय में देख लीजिए,
मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। तो मेघालय में आप लोग वर्षा के हिसाब से, मानव तो वर्षा करा नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे जलवायु के हिसाब से भी खेती किया जाता है, ये भूमि को प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद मृदा के हिसाब से, ठीक है, जैसे राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान में जो है बहुत सारे बालू के कण मिलते हैं, जिससे उसको क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे कांटेदार वृक्षों को लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब कांटेदार वृक्षों को लगाया जाता है तो वहां पे बलुई मिट्टी में कांटेदार वृक्षों को लगाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे मानवीय कारक, ठीक है, मानवीय कारक को देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो ये खेत जो है ना थोड़ा सा है, खेती जो है थोड़ा सा है, तो इसका प्रयोग लोग कैसे करते हैं, जनसंख्या अगर बढ़ गया है, ठीक है ना, तो वहां पे लोग जो है खेती में क्या करते हैं कि अधिक रासायनिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, रासायनिक का प्रयोग वे लोग अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या घनत्व से तो भूमि का उपयोग वे लोग करते ही हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी क्षमता के हिसाब से भी, प्रौद्योगिकी क्षमता, यहाँ पे देखेंगे प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्षमता के हिसाब से भी यहाँ पे जो है टेक्निक लगा करके, बहुत सारे तकनीक लगा करके और वहाँ पे लोग खेती को करते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृति के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से देखिए, संस्कृति का हिसाब मतलब देखिए कहीं कहीं लोग होता है ना कि गेंद का फूल लगा करके अपना कृषि कर लेते हैं और गेंद के फूल से ही अपने अनाजों को खरीद करके अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है कि उस चावल को जो है, चावल को जिसको धान के माध्यम से उपजाया जाता है, ठीक है ना, धान के माध्यम से उपजा करके खुद लोग उससे अपना भरण पोषण करते हैं और बेचने के लिए वहां पे लोग गन्ना का उपज करते हैं, ठीक है ना। और कहीं कहीं होता है कि फूलों को लोग उपजा लेते हैं, केला का पेड़ लगा करके अपना भरण पोषण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं संस्कृति के हिसाब से, ठीक है ना। संस्कृति के हिसाब से भी मानवीय कारक है कि लोग अपना खेती करते हैं, अपने भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद प्यारे बच्चों, ये संस्कृति को हम जो है ना परंपरा भी कहते हैं, परंपरा भी कहते हैं, ठीक है ना, परंपरा कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए बच्चों सभी लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। नोट्स बच्चों इन सभी चीजों का आप सभी लोग जरूर बना ही लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है। भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तथ्य को हम लोग अंग्रेजी में फैक्ट्स कहते हैं, है ना। आइए यहाँ पे बच्चों हम लिख रहे हैं क्या कि भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य है ना, महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, अब भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से और बिल्कुल बारीकी से, है ना। आइए सबसे पहला तथ्य क्या है बच्चों कि भारत के कुल प्रौद्योगिकी क्षेत्र, भारत के कुल प्रौद्योगिकी क्षेत्र कितने हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना कि भारत के कुल प्रौद्योगिकी क्षेत्र कितना है, कुल प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों, क्षेत्र जो है 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, क्लियर है। उसके बाद अगला फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कुल मिलाकर के भारत की कुल प्रौद्योगिकी भूमि है, ठीक है ना। और देखिए प्रौद्योगिकी भूमि जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में वन कितने लगाए हैं बच्चों, वन जो है जंगल जो है कितने लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भारत में कुल प्रौद्योगिकी भूमि के, प्रौद्योगिकी भूमि के
कितना में वन लगाया गया है जी, कितना वन लगाया गया है? देखिए उपयोग में हम लोग जानते हैं कितना लाते हैं, मात्र 93%। 93% ही 93%, यानी कि 93% हम लोग जानते हैं अपने उपयोग में लाते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर साइड में, कुछ चीन साइड में जो है उसको जो है ना उस पर अपना कब्जा कर लिया है सब, जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो 93% जो है ना हमारे कब्जे में है ज़मीन, 93% भारतीय जमीन हमारे कब्जे में है। लेकिन उसमें जो है ना 7% जो है दूसरे देश के, दूसरे राष्ट्र के कब्जे में हम लोग का जमीन चला गया है। ठीक है, 7% और 93% हमारे भारत के कब्जे में है। ठीक है ना। अब देखिए इतना भूमि का आंकड़ा अभी उपलब्ध है हमारे इंडिया में, लेकिन इन 7% को भी बोला जाता है ना कि अपना भारत है ना, समझ में, एक गौरवान्वित भारत के रूप में देखा जाता है कि अपना भारत है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को ये विश्वास है कि आने वाले समय में जो है ना इस पर हम लोग कब्जा अवश्य कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए उसको अपने आंकड़ा में उसका काउंट किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्र का कितना % कृषि योग्य है। देखिए इतना क्षेत्र तो है, लेकिन हम लोग कृषि कितना क्षेत्र में कर पाते हैं, कृषि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि भारत के कुल क्षेत्र का कितना % पर हम लोग कृषि करते हैं, यानी खेती बाड़ी कितना % में कर पाते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 54% भूमि, 54% जो है भूमि कृषि योग्य है, कृषि योग्य है। ठीक है ना, कृषि योग्य है। 54% भूमि जो है कृषि योग्य है, यानी उसी पे हम लोग खेती कर पाते हैं। बाकी पे कल कारखाने लगाए गए हैं, लोग अपना मकान दुकान बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो हम लोग केवल 54% भूमि पर जो है अपना क्या खेती करते हैं, और 46% भूमि जो बाकी रह गया ना, 46% भूमि पर लोग अपना और सभी कार्यों को करते हैं। ठीक है, क्योंकि भूमि के साथ साथ हम लोग को और सभी कार्य जो है बहुत अनिवार्य है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पंजाब और हरियाणा के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि पंजाब है। ठीक है, पंजाब, उसके बाद आपको हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा, ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा के हरियाणा के कुल भूमि के कितना % बच्चों, 80% भाग, 80% भाग पर क्या होता है बच्चों, खेती होता है। ठीक है, 80% भाग पर क्या होता है, खेती होता है। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है और बहुत बड़ा आंकड़ा है कि हम लोग क्या करते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा के कुल भूमि, हरियाणा के कुल भूमि के 80% भाग पर हम लोग क्या करते हैं ना कि खेती करते हैं। और पूरा भारत में अगर देखा जाए तो बच्चों 54% है। ठीक है ना, और यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में, यानी कि हरियाणा और पंजाब में जो है ना बहुत अधिक भाग में खेती को किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ से लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे धान रोपने के लिए, गन्ना को वहाँ से काटने के लिए कहाँ जाते हैं, पंजाब जाते हैं। विशेषकर बिहार से लोग अत्यधिक काम करने के लिए पंजाब में जाते हैं, खेती का काम करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि पंजाब में जो है और हरियाणा में जो है 80% भाग पर खेती किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ध्यान से, है ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद मिजोरम एक जगह है, बहुत अच्छा जगह है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गया, आपको मणिपुर हो गया। ठीक है, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार, एवं अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार। यहाँ पे अगर बात किया जाए बच्चों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 10% से भी कम क्षेत्र में खेती किया जाता है। यहाँ पे जो है ना लेस देन 10%,
यानी 10% से भी कम क्षेत्र में खेती को किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, तो बहुत सारा जमीन जो है ना, यहाँ पे क्या होता है मेरे लाल, देखना यहाँ पे ये दलदल होता है। दलदल, बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पे बहुत सारे जमीन क्या होते हैं, दलदली पाए जाते हैं जमीन में। और जो भी खाली कुछ जमीन रह गए हैं बच्चों, वहाँ पे कल कारखानों को बैठाया गया है, कल कारखानों को, ठीक है। और कल कारखानों के साथ साथ वहाँ पे बाग बगीचे भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आ रहा समझ में? इसलिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसको कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे केवल 10% में ही सभी लोग खेती को करते हैं यहाँ पे, इसलिए भूखमरी वहाँ पे अधिक रहता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग आगे बढ़े बच्चों। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक सभी बच्चों को उम्मीद करते हैं कि सभी सवाल और जवाब समझ में आ गए होंगे। और सभी लोग अगर थोड़ा सा भी मिस करते हैं बच्चों, तो आपके एग्जाम में जो है यहाँ से 10 नंबर कटने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। लगभग 10 नंबर के यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे खेती कम से कम किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को लिखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे खेती जो है अधिकतम मात्रा में किया जाता है, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा पंजाब और हरियाणा में, है ना। ऐसे सवाल आपके परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान केंद्रित करना और अच्छे से आप लोग देखना प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे अगर बात किया जाए बच्चों, भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत अच्छा तथ्य आप लोग को देखने के लिए मिला। लेकिन अभी आप लोग कुछ तथ्य और देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा ये भारत है, तो पूरा भारत जो है 32.4 कुछ वर्ग किलोमीटर करके क्षेत्र है। तो पूरा हमारे भारत में पर्यावरण को सही तरीका से बनाए रखने के लिए, जिससे हम लोग को श्वास अच्छी तरह से मिल सके, हम लोग जो है चैन से अपना जीवन निर्वहन कर सके, उसके लिए कितना क्षेत्र में वन की आवश्यकता है, कितना क्षेत्र में वन होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी देश में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं किसी भी देश में, है ना, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए, क्या पर्यावरण संतुलित रखने के लिए, है ना, संतुलित रखने के लिए, है ना, किसी भी देश में जो है पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उनके क्षेत्र के, जानते हैं उनके क्षेत्र के, यहाँ पे कह रहा है उनके क्षेत्र के कितना परसेंट, तो 33%। कितना परसेंट जी, 33% भूभाग पर वन होना वांछित है, ठीक है। 33% भूभाग पर वन होना वांछित है, ठीक है ना, वांछित है, वन होना वांछित है, ठीक है। वन होना क्या है जी, वांछित है, वन होना वांछित है। क्लियर है? देखना ध्यान से। किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, यानी कि हमें कोई दिक्कत परेशानी न हो, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि उनके क्षेत्र के, यानी कुल जितना क्षेत्र है, कुल क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होना वांछित है। वांछित का मतलब होता है कि उचित है। आ रहा समझ में? उचित हिसाब से अगर देखा जाए तो 33% भाग में वन होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई भी देश है, किसी भी देश का नाम ले रहे हैं, ठीक है, पूरा जो है 100% है। कितना परसेंट है जी? 100% है, ठीक है। तो 33% लगभग 1/3 हो रहा है, ठीक है ना। तो लगभग इतना क्षेत्र में जो है ना वन होना एकदम आवश्यक है। और ये 2 क्षेत्र खाली रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्षेत्र में वन होना जो है आवश्यक है, तभी हमारा पर्यावरण जो है संतुलित रह पाएगा, नहीं तो जीवों की मृत्यु धीरे धीरे होने लगेगी। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे बिहार की बात किया जाए
देखिए हम लोग पूरे भारत में किस राज्य में हम लोग रहते हैं, अपना निवास किस राज्य में करते हैं, तो बिहार में करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम बिहार के बारे में बात करते हैं कि बिहार में वन जो है कितना परसेंट में पाया जाता है। ठीक है, आइए 33% पर वर्तमान में देखिए 33% तो होना चाहिए, 33% तो होना चाहिए। देखिए भारत में भी अभी हम बात नहीं किए हैं बच्चों, तो हमारे भारत में कितना परसेंट क्षेत्र में वन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब कह रहा है कि भारत में जो है वर्तमान में अभी जो है कितना है, तो 20% भूभाग पर वन विस्तार है। 20% भाग पर वन विस्तार है। ठीक है ना, 20%। देखिए मैंने अभी बताया आप लोग को सुनाई भी दिया होगा, है ना, कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कम से कम मिनिमली कम से कम आप लोग को 33% जो है ना आप लोग को वन होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे भारत में जानते हैं कितना परसेंट वन है, जानते हैं आप सभी लोग। आप अभी यहाँ पे देखेंगे 20% में, केवल और केवल 20% में जो है ना अभी वन लगा हुआ है, बाकी सभी वनों की कटाई कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब वन विस्तार है। ठीक, आगे देखिएगा। अब अगर बात किया जाए पूरे भारत में 33% होना चाहिए, लेकिन 20% है, 13% कहाँ गया भाई? 13% वन को जो है ना लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए क्या किया ना कि वन को काट दिए हैं और उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं बिहार के बारे में कि बिहार में कितना परसेंट वन है, अपने कुल भूमि के कितना परसेंट वन बिहार में अभी है। ठीक है, तो बिहार में अगर बात किया जाए तो अभी आपको 10% है। बिहार में कितना है जी? 10%। बिहार में वन विस्तार, बिहार में कुल भूमि का वन विस्तार कितना है बच्चों? कितना है जी? तो केवल 10% है। देखिए बिहार में सभी देशों में पूरे भूमि के अपने 20% वन है। ठीक है, लेकिन बिहार देखिए कितना आगे है राज्य, बिहार इतना आगे राज्य है, इतना एक तरह से देखा जाए तो घटिया राज्य है कि यहाँ के लोग ना ही कभी पेड़ पौधे लगाते हैं और ना ही किसी पेड़ पौधे का संरक्षण करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन वे क्या करते हैं कि पेड़ को दिन प्रतिदिन काटते चले जाते हैं। इसलिए ही अभी बिहार में केवल 10% ही वन विस्तार रह गए हैं बच्चों। जिस दिन ये 10% खत्म हो जाएगा वन विस्तार, अपनी स्वार्थ के लिए लोग वन को अपने गंवा देंगे, उस दिन सभी जीवों की एक एक करके मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। परेशानियां देखिए, अभी परेशानी झेलना पड़ रहा है बिहार के लोगों को। देखिए हम लोग अपने हिमालय के तराई क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अभी बिहार से हम हैं और बिहार में हम अपने हिमालय के तराई क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे मौसम जो है बिल्कुल सही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल 10% वन होने के कारण जो है अभी कितना दिक्कत तकलीफ लोगों को झेलना पड़ता है। बिजली गई तो आप घर में सो नहीं सकते हैं। थोड़ा सा अगर बिजली चल जाए तो बिजली चली जाने के बाद में क्या होता है कि लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग ये कबूतरों जैसे छत पर घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो आइए, इसलिए क्योंकि बिहार में जो है केवल 10% ही वन और रह गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रीय नीति, एक राष्ट्रीय नीति बनाया गया था जिस समय वन की संरक्षण की बात किया गया था। उस समय बोला गया था कि देखिए पहले जो है वन अधिक था और ये गांव, शहर, नगर, कस्बा ये बहुत कम पाए जाते थे, लोग बहुत कम पाए जाते थे और वन अधिक पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोग टेक्निकल अपनाते गए। देखिए तुरंत ये आंध्र प्रदेश का शायद बात है कि वहाँ पे बहुत सारे वनों का एक ही दिन में 400 मील का 400 मील वनों की कटाई कर दी गई थी। बहुत सारे जानवर जो है ना त्रस्त होकर रह गए थे। जानवर इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, गांव में जानवर जाकर के घुस रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार में कुल वन विस्तार केवल 10% है। ठीक है, कुल भूमि का 10% है। तो जिस तरह से वन की कटाई जब से शुरू हुआ था उस समय एक नियम लगाया गया कि हम अब वन को नहीं काटेंगे, क्योंकि लोगों को तब जाकर के पता चला था ना कि क्योंकि हमें वन से ऑक्सीजन मिलती है और वन से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। देखिए हम ये कहते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है, लेकिन जल दिन भर पूरा एक दिन तक अगर हम लोग नहीं पीते हैं, बहुत सारे उपवास करते भी हैं लोग, बहुत सारे लोग जिसको क्या कहा जाता है, निर्जला व्रत कहा जाता है ना,
निर्जला व्रत कहा जाता है। लेकिन कभी निरश्वास व्रत करके तो देखें। निरश्वास व्रत संभव है, निर्जला व्रत तो संभव है, लेकिन निरश्वास व्रत संभव नहीं है। बिना श्वास के आप दिन भर नहीं रह सकते हैं, बिना जल के रह सकते हैं। ठीक है, आइए, उस समय क्या एक नीति को अपनाया गया था जिसको राष्ट्रीय वन नीति कहा गया था। राष्ट्रीय वन नीति कहा गया था बच्चों। ठीक है ना, राष्ट्रीय वन नीति। इस नीति को कब बनाया गया था बच्चों? तो 1952 में बनाया गया। 1952 में बनाया गया है ना जी। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी के कुछ दिन बाद जो है ना, यहाँ 1952 में ये राष्ट्रीय वन नीति को बना दिया गया। आया समझ में बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना। चलिए थोड़ा सा वन के बारे में हम लोग, भूमि के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य को देखें। तो आगे थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे भू संरक्षण के बारे में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख चुके भूमि से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे भू संरक्षण के बारे में। भू संरक्षण है ना जी। भू संरक्षण को अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे। आइए, अभी तक हम लोग भूमि संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, वन के बारे में पढ़ रहे थे, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भू संरक्षण, यानी अपनी भूमि की सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे, है ना। आइए, भू संरक्षण को हम ये कह सकते हैं भू संरक्षण, अरे उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूक्षरण पढ़ेंगे कि भूमि का खात्मा कैसे हो रहा है ना। खात्मा को पहले पढ़ेंगे कि भूमि कैसे हम लोग का ये मृदा जा रहा है, उसके बाद ना पढ़ेंगे कि उसका सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे। आइए, यहाँ पे भूक्षरण के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि मृदा को अगर मिट्टी अपने स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है, तो उसको जो हम लोग कहते हैं भूक्षरण, उसको क्या कहते हैं बच्चों? भूक्षरण कहते हैं। यानी हम लिखेंगे मृदा को अपने स्थान से, मृदा को अपने स्थान से है ना, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा है ना, विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? स्थानांतरित होना क्या कहलाता है बच्चों? भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण कहलाता है ना जी। क्या कहलाता है? देखिए, मृदा जो है, मृदा को हम लोग मिट्टी ही कहते हैं, है ना जी। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये विविध क्रिया क्या है। तो देखिए, बारिश जो होता है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं ना, तो वहाँ पे बारिश होता है तो जोर से ऊपर से जो जल गिरता है वहाँ से भूमि का कटाव करता है। ठीक है, नदी के किनारे देख लीजिए, जहाँ जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ से क्या करते हैं कि नदी जो है कटाव करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ पेड़ लगाए गए हैं वहाँ से कटाव करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है नदी को। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे कह रहा है मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, यानी वर्षा द्वारा, बाढ़ द्वारा, है ना, क्या करता है ना कि मिट्टी का स्थानांतरित कर देता है, यानी कि स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी साफ तौर पर अगर हम लोग देखें तो मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह चले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग भूक्षरण कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे बच्चों। अब देखेंगे कि भूक्षरण के कारण क्या क्या है। ठीक है, भूक्षरण तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे भूक्षरण के कारण। ठीक है ना, आखिर भूक्षरण होता क्यों है? भूक्षरण के कारण, किन किन कारणों से मिट्टी जो है कट करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, इसको जो है हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। देखिए, गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण भी भूक्षरण होता है। यानी हमारी पृथ्वी में जब गुरुत्व बल कम होते हैं ना, तो उस समय भूक्षरण होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, गुरुत्व बल के प्रभाव से, एक में लिखेंगे गुरुत्व बल के प्रभाव से, है ना, गुरुत्व बल के प्रभाव से, है ना।
उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के कारण, उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ से, है ना, अपशिष्ट पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, देखिए उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ चीनी मिल है, तो वहाँ पे जो है चीनी को साफ करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, और जैसे ही केमिकल्स डाले जाते हैं, केमिकल के कुछ अवशेष बच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस केमिकल्स को नदियों में बहा दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ के साथ, और वे केमिकल्स में कुछ ना कुछ पावर बच जाते हैं, जो क्या करता है ना कि जिस प्रकार से चीनी में से कटाव करता है, गंदगी को साफ करता है काट काट करके, उसी तरह से क्या करता है कि मिट्टी का कटाव भी करना शुरू कर देता है, मिट्टी का कटाव करके और उस नदी के साथ क्या करता है कि बहा देता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ के कारण। उसके बाद देखेंगे विविध प्राकृतिक कारकों, जैसे विविध प्राकृतिक कारकों, है ना, विविध प्राकृतिक कारकों जैसे और भी, जैसे गतिशील जल, है ना। जैसे अभी नए नए बहुत सारे इंजीनियर आ रहे हैं जो कि घूस दे के इंजीनियर बन जाते हैं, और क्या होता है कि नाली को कितना लेवल पर बनवाना है, उसको क्या करते हैं कि नाली का ढलान अधिक करवा देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जोर से उसमें पानी चलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते भी क्या होता है कि नाली में नीचे से क्या होता है ना कि उसका जो सतह टूट जाता है, उसके बाद मिट्टी को भी उसके साथ बहाकर लेकर चल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे गतिशील जल, यानी जल का जो भी बहाव होता है गतिशील नहीं होना चाहिए, जल का बहाव बिल्कुल मंद होना चाहिए। ठीक है, गतिशील जल के कारण भी हो जाता है। उसके बाद पवन के कारण हो जाता है, पवन के कारण, हिमानी के कारण। ठीक है, हिमानी और सामुद्रिक लहरों, हिमानी भी हो जाएगा, सामुद्रिक लहर भी हो जाएगा, सामुद्रिक लहर के कारण भी हो जाएगा। ठीक है, सामुद्रिक लहर भी हो जाएगा। उसके बाद मानवीय और बहुत सारी अनुक्रिया है जो लोग द्वारा उसको किया जाता है, मानवीय अनुक्रिया, है ना, मानवीय अनुक्रिया है। ठीक है, इन सभी के द्वारा क्या होता है कि भूक्षरण के ये सभी क्या है, कारण है। ठीक है, देखिए अधिक सिंचाई के कारण भी क्या होता है ना, अधिक सिंचाई, एक और कारण लिख सकते हैं, अधिक सिंचाई, है ना। अधिक सिंचाई करने से भी क्या होता है कि अधिक सिंचाई कर लिया जाता है, कहीं से भी बांध टूट जाता है, उस समय भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रसायनों का अत्यधिक उपयोग के कारण भी भूक्षरण होता है। रसायनों का अधिक हम लोग उपयोग कर देते हैं, चलिए यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, रसायनों का अधिक उपयोग के कारण, रसायनों का अधिक उपयोग के कारण भी क्या होता है, अधिक उपयोग के कारण भी भूक्षरण होता है। ठीक है, यानी कि ये हो गए सभी भूक्षरण के कारण। यहाँ पे गुरुत्व बल के प्रभाव से, आपको उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलने के प्रभाव से, आपको विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी, ठीक है ना, हिमानी, सामुद्रिक लहर के कारण, मानवीय अनुक्रिया बहुत सारी ऐसे हैं जिसके कारण, अधिक सिंचाई के जैसे अधिक सिंचाई के कारण, रसायनों का अधिक उपयोग करने के कारण, है ना। आइए उसके बाद देखें बच्चों, चलिए उसके बाद देखते हैं, सभी बच्चे इन सभी चीज़ों को नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़े हम, इजाज़त होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद जो है ना कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी बच्चों के देखने की चीज़ें हैं, आप सभी लोग देखेंगे, और इसको जो है ना बिल्कुल आप लोग नोट में लिखेंगे, इसको आप लोग अवश्य नोट करेंगे बच्चों, है ना। आइए जल्दी से आप सभी लोग इन चीज़ को नोट करेंगे और नोट बनाएंगे, नोट को हेडिंग करेंगे और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को केवल देखना मत बच्चों, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। एक में कह रहा है ना नोट में, पहला नंबर नोट क्या है, कह रहा है कि खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण क्या होता है कि कुछ
राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हो गया है। ठीक है, जैसे अधिक मात्रा में जैसे कोयला निकाला जाता है, अंदर से जो है कोयला निकाला जाता है, डीजल पेट्रोल यानी कि जीवाश्म ईंधन निकाल लिया जाता है। उसको लोग क्या करते हैं कि उसमें से निकाल लेने के बाद में अपना ट्रक लोडिंग करवा देते हैं, और ट्रक लोडिंग करवाने के बाद में वहां से वे लोग निकल जाते हैं भली भांति। ठीक है, लेकिन उस जगह को वैसे ही खाई और गड्ढे जैसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो उसके चलते भी क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण हो गया है। कुछ जगह जो है भूमि का निम्नीकरण हो गया है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, है ना, मध्य प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है कि क्या हुआ है कि कुछ नीचे से अवसाद निकाल लेने के बाद में और उसको वैसे ही वे लोग छोड़ देते हैं, गड्ढा की तरह ही छोड़ देते हैं, जिसके चलते क्या हुआ है कि भूमि का निम्नीकरण हो गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है कि उड़ीसा में वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण हो गया है। वनों का उन्मूलन कर दिया गया है। जैसे जो होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है वहां पर, तो वनोन्मूलन के कारण वनोन्मूलन के कारण जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा में देखिए वन उन्मूलन का मतलब होता है ना कि वहां पे वन को कोई महत्व नहीं दिया गया है, उसके कारण जो है उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हो गया है, निम्नीकरण हो गया है। ठीक है ना, भूमि निम्नीकरण हो गया है। ठीक है, अब देखिए पशुचारण ने भूमि के स्तर को भी, देखिए पशुचारण से भी भूमि प्रभावित होता है। अधिक पशुचारण कर देने से क्या होता है कि पशु सभी घासों को चर जाते हैं, छोटे छोटे घासों को चर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस समय भी भूक्षरण होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर में तो कहाँ कहाँ सबसे अधिक पशु चरते हैं, अपने पूरे भारत में कौन कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारे पशु चारण किए जाते हैं, जहाँ पे अधिक पशु को चराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि गुजरात सबसे पहले तो हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, गुजरात के बाद हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बहुत अधिक पशु पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र है ना। यहाँ पे देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि पशुचारण ने भूमि का स्तर को कुप्रभावित कर दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में पशुचारण क्या कर दिया है, भूमि को कुप्रभावित कर दिया है, है ना, कुप्रभावित कर दिया है। क्लियर है, कुप्रभावित कर दिया है ना। चलिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पशु को अधिक चराया जाता है, उससे हम लोग दूध खाते हैं, उसका हम लोग बेचने में प्रयोग करते हैं, उसको बेच करके पैसा जो है कमा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि पशु को चराने से भी अपना भूमि कुप्रभावित होता है, लेकिन ये लोगों को पता चल नहीं पाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। उसके बाद है भू संरक्षण, है ना, कि इन सभी चीजों से हम भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे, भूमि की सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, भू संरक्षण, है ना, भू संरक्षण। आइए उसके बाद हम देखेंगे भू संरक्षण, है ना जी, भू संरक्षण कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है।
मिट्टी मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, रोकना है ना, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, रोकना तथा उसके उत्पादकता को बढ़ाना, उसके उत्पादकता को बढ़ाना है ना, को बढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों? भू संरक्षण, भू संरक्षण, भू संरक्षण कहलाता है, भू संरक्षण कहलाता है। क्लियर? भू संरक्षण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए संरक्षण का मतलब जानते हैं क्या होता है? बचाना, बचाना होता है। ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। क्लियर? अब देखिए इसके भू संरक्षण समझ में आ गया ना। अब देखिए भू संरक्षण का मतलब होता है मिट्टी के कटाव को रोकना तथा उसके उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। देखिए भू संरक्षण के लिए होता है ना, जैसे घरों से होता है कि लोग कचड़ों को एकत्र कर लेते हैं और उसको एक जगह जमा कर लेते हैं कूड़ेदान में, और उसको क्या होता है ना कि सुखा देते हैं, सुखाने के बाद में उसको जो है जला देते हैं। लेकिन अगर नियमतः अगर बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं जो अच्छे लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, क्या करते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा बना देते हैं और घर से जितना कचरा होता है सभी कचरा को उसमें ले जा करके डाल देते हैं। और डालने के बाद में क्या होता है ना, जब वो भर जाता है तब नीचे से आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीचे से वह धीरे 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 मिट्टी का रूप लेने लगता है। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी का उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मिट्टी का उत्पादकता, उसे क्या कहते हैं? उत्पादकता, मिट्टी का उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, मिट्टी की सुरक्षा के लिए उपाय। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भू संरक्षण, भू संरक्षण, भू संरक्षण के उपाय, है ना, भू संरक्षण के उपाय। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भू संरक्षण के उपाय, जैसे फसल चक्र द्वारा। पहला उपाय यह है बच्चों, फसल चक्र द्वारा इसका हम उत्पादन कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। फसल चक्र, फसल चक्र के द्वारा, चक्र के द्वारा। देखिए अगर हम अपनी खेतों में लगातार एक ही फसल को लगाते हैं तो वह मिट्टी क्या होता है कि खराब हो जाता है, उसमें का एक ही खनिज लवण। देखिए अलग अलग फसलों में जो होता है ना, अलग अलग खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और केवल अगर हम लोग धान लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्या जी, फसल फसल चक्र, फसल चक्र के द्वारा। ठीक है, फसल चक्र के द्वारा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि खेतों में क्या करते हैं कि हम केवल एक ही फसल को लगाना शुरू कर देते हैं और प्रत्येक फसल को अलग अलग खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे धान लगा दिए तो धान को अलग खनिज लवण की आवश्यकता होती है, और बार बार अगर एक खेत में अगर धान ही लगा रहे हैं तो क्या करता है ना कि फसल जो है धीरे 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 मिनिमम होने लगता है और धान उस खेत में नहीं हो पाता है। इसलिए कभी धान को लगा दीजिए, कभी गन्ना को लगा दीजिए, कभी जो है दलहनी कोई फसल को लगा दीजिए। क्या होता है ना कि एक दूसरे का खनिज लवण को दूसरा पूर्ति कर देता है। ठीक है, जिसके चलते मिट्टी खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, आइए दूसरा नंबर की बात की जाए। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई के द्वारा, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई के द्वारा, जुताई के द्वारा। देखिए समुच्च जुताई का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? समुच्च जुताई, जो ये गोल 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 जो जुताई किया जाता है ना, इस तरह से समुच्च जुताई से ही कहते हैं। देखिए हम लोग के यहाँ जो है ना जुताई इस प्रकार से किया जाता है, ऐसे 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 4 फुट ऐसे करके क्या होता है ना कि जुताई होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर खेत को जोतना है ना तो वहाँ पे ऐसे ऐसे गोलाकार किसान लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं, जिसको हम लोग समुच्च जुताई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई के द्वारा हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों तीसरा नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा। पट्टिका कृषि किसे कहते हैं? देखिए आप लोग पवन अपर्दन का मतलब समझ रहे हैं, जहां तेज हवा चलता है, भयानक एकदम तूफान आ जाता है, भयानक एकदम चक्रवात आ जाता है। ठीक है, चलिए बात ही बात में एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में, है ना, कि सबसे अधिक जो चक्रवात आता है जिसको क्या कहते हैं लोग
हमारे यहाँ देहात में भौंडेरा कहते हैं, बंगड़ेरा कहते हैं ना, जो कि गोल गोल हवा घूमना शुरू कर देता है, उसको लोग बौंडेरा कहते हैं। लेकिन उसको हम लोग अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो चक्रवात कहते हैं। तो हमारे पूरे भारत में जो है सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं बच्चों? तो कोई सोच रहा होगा कि हम जहाँ हैं वहाँ से पश्चिम क्षेत्र में आता होगा, कोई सोच रहा होगा कि पूरब क्षेत्र में आता होगा, कोई सोच रहा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में आता होगा, और कोई सोच रहा होगा कि दक्षिण क्षेत्र में आता होगा। तो प्यारे बच्चों, सही बोला आपने कि दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत में जो है ना चक्रवात सबसे अधिक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, आइए विषय वस्तु पे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिट्टी का संरक्षण। ठीक, उसके बाद पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, है ना जी, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा, पट्टिका कृषि के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि सर पट्टिका कृषि किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पट्टिका कृषि का मतलब क्या होता है कि देखिए, फसल को तो लगा दिए, खेतों में क्या करते हैं कि देखिए वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हवा चलता है, कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में हवा चलता है, जिसके चलते क्या होता है ना कि मिट्टी के साथ साथ फसल को भी हवा उड़ा देता है। ठीक है, तो पट्टिका कृषि का अर्थ होता है कि यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि धान की फसल है। ठीक है, धान की फसल को हम लगा दिए, ठीक है, लेकिन उसके अगल बगल में जो है ना घास भी लगा दिया जाता है, घास भी लगा दिया जाता है, ताकि अगर जोर से हवा आता है ना तो घास उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, और धान की हमारी फसल, गेहूं की फसल, दलहनी फसल, अरहर की फसल, ये सभी फसलें जो है ना खराब होने से बच जाती है। इसी को तो कहते हैं पट्टिका कृषि, है ना। पट्टी, घास की पट्टी बना दी जाती है, इसको क्या कहते हैं? पट्टिका कृषि कहते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी को बचा सकते हैं, भूमि संरक्षण कर सकते हैं, इसे भू संरक्षण के उपाय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रसायन का उचित उपयोग के द्वारा, देखिए आइए थोड़ा सा और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट इसका कर लेंगे। ठीक है, आइए अब आप लोग देखेंगे कि रसायन का उचित उपयोग करके, यहाँ पे देखेंगे अगला हम लोग का फैक्ट्स है कि रसायन का उचित उपयोग करके, है ना, रसायन का उचित उपयोग करके। देखिए आजकल के समय लोग क्या करते हैं कि खेतों में जो है ना रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। देखिए ये पशु जो है, लोग पशुपालन कम कर दिए हैं, जिसके चलते मवेशी खाद कम मिल पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है ना कि रासायनिक खाद अधिक मात्रा में लोग खेत में दे देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जमीन भी बंजर हो जाता है, और वो फसल जो है ना वह भी उपजता है, केवल देखने के लिए बहुत लहलहाता हुआ फसल दिखता है, लेकिन अगर अंदर से बात किया जाए ना तो अंदर से वह भी एक तरह से खोखला होता है, जिसे मानव खाते हैं और वो भी खोखला होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रसायन का उचित उपयोग करके, जिससे मिट्टी भी क्या होता है कि खराब हो जाता है अधिक रसायन का उपयोग करने से, और इसको हम लोग कम करने के लिए, मिट्टी खराब करने से बचने के लिए रसायन का उपयोग हम लोग कम करेंगे। ठीक है ना, उचित रूप से जो है, उचित ढंग से जो है उसका हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए कह रहा है जल क्रांत किसे कहते हैं? ठीक है, जल क्रांत, देखिए मिट्टी में जो है ना, मिट्टी में जल क्रांत से बचकर, है ना, देखिए तब भी हम मिट्टी की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब जल क्रांत किसे कहते हैं? देखिए इससे क्या होता है कि मिट्टी में जल क्रांत का मतलब होता है ना कि मिट्टी अधिक मात्रा में कहीं जमा हो जाता है, और मिट्टी अधिक मात्रा में कहीं जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वह मिट्टी एक तरह से खराब हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी के लायक वह नहीं रह पाता है, जिसको क्या कहते हैं? जल क्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, आइए समुच्च जुताई के बारे में आप लोग को मैंने बता दिया है। समुच्च जुताई किसे कहते हैं? समुच्च जुताई, जैसे कि ये जो वृत्ताकार जुताई होता है इसको समुच्च जुताई कहते हैं, और अपने फसलों के अगल बगल जो है घासों की पट्टी लगा देने को हम लोग क्या कहते हैं
कि पट्टिका कृषि कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से हम लोग लगभग बहुत सारे टॉपिक्स को आज हम लोग देख लिए। तो ये सब्जेक्टिव का लगभग लास्ट क्लास था। तो लगभग हम लोग सारे संसाधन के बारे में, मिट्टी के बारे में देख लिए, वन के बारे में देख लिए, बहुत सारे फसल जो है किस मिट्टी में कौन से फसल लगाए जा सकते हैं, कौन मिट्टी किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब आप लोगों को इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो छोटा छोटा चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर को समाप्त करने के बाद में जस्ट उसके बाद ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो है ना झमेल जो है उसका झंझट वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। और बाद में जो है धीरे धीरे हम लोग आगे की चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक चीज़ और फिर आप लोगों को मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि शाम में 8 बजे लाइव में आज बहुपद का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आज रात 8 बजे से, है ना। फिर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के जो भी पार्ट्स बाकी रह गए हैं उसका वीडियो आप लोग को देखने के लिए 6 से 7 के बीच में मिल जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है ना, जो कि रिकॉर्ड वीडियो के रूप में दिया जाएगा 6 से 7 के बीच में। और लाइव क्लास फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा आज रात 8 बजे, है ना। 8 बजे आप लोग को बहुपद पढ़ाया जा रहा है ना, बहुपद पढ़ाया जा रहा है। और उसका आज पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आप सभी को। क्या मिलेगा जी? उसका पूरा का पूरा आज कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। और देखिए इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि आपके परीक्षा में 0.003% भी सवाल बहुपद से नहीं छूटेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को नए देख रहे होंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों को धन्यवाद और जय हिंद।